एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है ना वो इंडियन कैप्टन हरप्रीत कौर की है। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखिए इंडिया एंड बांग्लादेश का वुमेंस वनडे सीरीज़ चल रहा था एंड इट वाज आई थिंक द थर्ड ओडीआई जो फाइनल था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 1-1 से अभी ड्रॉ चल रहा था, नहीं 1-0 से कुछ ऐसा था, शायद सेकेंड वाला बारिश की वजह से ख़त्म हो गया था एंड थर्ड मैच जो जीतता तो इंडिया जीत जाती। तो ऐसा कुछ हुआ कि थर्ड मैच जो है बांग्लादेश जीती और 1-1 से सीरीज ड्रॉ हो गई। बट क्या इसलिए न्यूज़ में, तो जवाब है नहीं। न्यूज़ में ये इसलिए है कि देखिए ये इन्होंने शॉट खेला था और ये फिर उसके बाद एम्पायर के द्वारा आउट दे दी गई थी, तो इनको वो डिसीजन जो है एम्पायर का वो सही नहीं लगा और उन्होंने फिर गुस्से में जाते हुए ये स्टंप्स तोड़ दिए। यही नहीं, जब लास्ट में सेरेमनी हो रही थी, जब इनको अवार्ड दिया जा रहा था बांग्लादेश के मतलब जो भी वहाँ पे सेलेक्टर्स होंगे जो भी होंगे जिनके द्वारा जो आपको पता है ना मोमेंटो दिया जाता है, तो उस समय दोनों कंट्रीज़ को दिया जा रहा था क्योंकि 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ हो गई थी। तो बांग्लादेश के कैप्टन से इन्होंने ये तक कह दिया कि एम्पायर को भी अपने पास बुला लो, वो भी आप ही के साइड से खेल रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा करी गई। इसके बाद ये अभी पूरे क्रिकेट जगत में जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म का पात्र बन चुकी हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये कि यार ये कैप्टन है, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, तो इस तरीके की चीज़ें इनके द्वारा करना जो है वो ऑफकोर्स आपत्तिजनक है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक 2-3 मैच का बैन भी लगाया गया है इनके ऊपर आईसीसी के द्वारा। तो फिलहाल तो ये अपडेट है इस पर। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट 2024 के लिए हमारा 4 मंथ का एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। 17,999 इसका कॉस्ट है और अगर आप मॉक चाहते हैं सिर्फ क्लैट के 2024 के दैन 2,999 रुपीज़ में आप हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारे दोनों ही कोर्सेज़ की डिटेल डिस्क्रिप्शन से आपने हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और कोई भी दिक्कत आती है तो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स मिश्रा टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15। तो ये न्यूज़ आपको पूरी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या चल रहा है, एफएटीएफ का क्या लेना देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि सितंबर 15 तक आप रह सकते हैं ईडी के डायरेक्टर। इसके बाद देखिए एक एडिटोरियल आज आया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल से रिलेटेड, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ एनआरएफ बिल 2023। तो ये बिल जो है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज एन एपेक्स बॉडी बनाने की बात करता है। देखिए पहले एसईआरबी होती थी हमारे यहाँ, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड होता था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो 2008 में स्टेब्लिश करी गई थी टू प्रमोट बेसिक रिसर्च इन साइंस इंजीनियरिंग एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पर्सन इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब क्या हो गया ना कि एक जो मेजर बॉडी बन गई है वो बन गई है एनआरएफ और ये भी उसके अंडर में चली गई है, ठीक है। और एनआरएफ का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज बिटवीन रिसर्चर्स, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज, सच ब्रिंगिंग इंडस्ट्री इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ रिसर्च। सब मिला के ये कहा जाए कि जितने भी लोग रिसर्च और आर&डी इन सब की कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना, फंडिंग देना, तो ये सब काम करेगी, ठीक है। एनआरएफ इज़ वन ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे जो काम वो करती है यूएस में, उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया है इंडिया में। एनआरएफ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एडमिनिस्टर करी जाएगी और गवर्न करी जाएगी गवर्निंग बोर्ड के द्वारा। तो ये गवर्निंग बोर्ड क्या है, इसकी क्या कंपोजिशन है, तो इसका एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट इसकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है फंक्शनिंग ऑफ एनआरएफ की सारी चीज़ें देखी जाएंगी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो चेयर करी जाएगी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रटने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक। तो ये वाली न्यूज़ थी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक न्यूज़ जो है ना वो इंडियन एक्सप्रेस से उठाई है मैंने। पेटा मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट अपहोल्डिंग लॉज अलाउिंग जलीकट्टू अदर एनिमल स्पोर्ट। देखो जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, उन्होंने कहा कि एज ए स्पोर्ट आप करिए, लेकिन पेटा ने अब रिव्यू डाल दिया है इसका। पेटा क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनिमल राइट्स के लिए बात करती है। इसके फाउंडर जो हैं वो इंग्रिड न्यूक्रिक, एलेक्स पेचियो हैं। ये काफ़ी फेमस संस्थान है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा पता रहना आपके लिए अच्छा है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नॉर्फोक वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में है।
1980 में ये फाउंड करी गई थी और ये इसके बारे में, प्रेसिडेंट भी इंग्रिड न्यूक्रिक हैं इसके, ठीक। अब बात करते हैं फिलहाल क्या हुआ है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डली है किस चीज़ की, जल्लीकट्टू की। पर जल्लीकट्टू क्या होता है ये डिटेल में आप लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक 3-4 महीने पहले हमने किया भी था, बट एक बार रिवाइज भी कर ले। देखो, जल्लीकट्टू के बारे में डिटेल में जानने से पहले ना जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है वो समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, मतलब ये आपका मई की बात है, तब की ये न्यूज़ है कि उन्होंने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट अमेंडमेंट्स मेड टू सेंट्रल लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये सब आपको बाद में समझ में आएगा भी जब आप इस सेशन पूरा देख लोगे। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया था, ठीक है। और पहले भी देखिए इस तरीके का केस आया हुआ था जिसका नाम था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन एंड अदर्स। तो काइंड ऑफ उसी को यहाँ पे चेंज ही कर दिया गया है, ठीक है। 5 जज की बेंच जो बैठी थी इस बार वो थी जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनुराधा बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस CT रवि कुमार। तो इन्होंने यहाँ पे ये फैसला दिया था, ठीक। और केस का नाम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस बार जो केस था इसका नाम क्या था। तो इस तरीके से आप जो केस का टाइटल था वो था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर अपने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया था। अभी क्या हुआ, जो हम न्यूज़ देखी है उसमें क्या है कि इसी के ऊपर अब रिव्यू डालने की बात हो रही है। अब जब रिव्यू इसके ऊपर डाल दिया जाएगा तो फिर रिव्यू क्या होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक ये ऑप्शन रहता है कि क्या वो ओवरटर्न कर सकती है जो उन्होंने डिसीजन दिया है। तो वो ये मामला है। अब चलो जल्लीकट्टू को डिटेल में देखते हैं। एक आर्टिकल आज आया हुआ है, जल्लीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस और क्रूएल्टी। पर ये आर्टिकल ना देखो कल भी आया था, पर कल इसमें इतना कुछ कंटेंट नहीं था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आज जो आया है इसमें काफी कुछ है सीखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे पहली यहां पे एक बात आ रही है कि क्या प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट। क्या है जल्लीकट्टू ये जानेंगे, क्या है ये प्रैक्टिस ये जानेंगे, क्या है ये पूरा मामला वो जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको इससे इस खेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है ना गाइस यही है। इसके अंदर होता क्या है, ये जो बैल है, ये बुल जो है, इसका जो ये हम्प है, इसको क्या बोलते हैं, हम्प। इस खेल के अंदर अगर आप इसके हम्प को पकड़ लेते हो तो फिर यहां पे देखने में ये मिलता है कि ये बैल जो है, ये बुल जो है, ये आपके अंडर में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि इस बुल का पूरा कंट्रोल इस हम्प से होता है। ये बुल शांत हो जाती हैं अगर कोई इनके हम्प को पकड़ लेता है। ये खेल यही है। इसमें देखिए 2 पार्टीज होती हैं। एक वो पार्टीज होती हैं जो इन बुल्स को प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट के लिए, और वो इनको बिल्कुल हैवी बनाते हैं। इनके ऊपर काफी सारा आप कह सकते हो कि फिजिकली वायलेंस भी होता होगा, जिससे कि ये बुल इस कैपेसिटी में आती है कि आप जो है इनका जो भी इनका आक्रोश है या फिर कोई इनको जो पकड़ने की कोशिश करे तो जो ये बुल हैं उससे बच सकें, उस तरीके का इनको तैयार किया जाता है उन लोगों के द्वारा। दूसरे वो प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं, और इनमें से जो जीतता है, अगर ये प्लेयर जीतता है तो ही इज द विनर, और अगर ये बुल जीतता है तो जिसने इस बुल को ट्रेन किया है या फिर जिसका ये बुल है, ही इज द विनर। तो ये बेसिक एक प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की जो हमारे देश में होती है साउथ साइड में। अब यहां पे क्या मामला है इस पे आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था 2017 में, आई थिंक। अभी ईयर अपन देख लेंगे, एग्जैक्ट मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, इसमें लिखा होगा। तो वर्डिक्ट दिया था कि तमिलनाडु के अंदर जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू होती है ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पर्टिकुलरली आपका ये वर्डिक्ट दिया गया था तो हमें देखने में ये मिला था कि तमिलनाडु में ना काफी ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था। मैं 2000 आपके सामने ना 17 बोल रहा था, लेकिन आई थिंक इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन, अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जल्लीकट्टू इलेजिटिमेट। तो यहां पे मैं फिर इसको करेक्ट करता हूं, ये 5 जजेस की बेंच ना ये अभी सुनने वाली है, ठीक है। ये वर्डिक्ट अभी फिर से कोर्ट में है तो वो सुनने वाली है। मैं अभी इस पे आऊंगा कि अभी क्या कंटेक्स्ट है, पहले अपन पास्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन केस के अंदर हमारी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रैक्टिस होती है जल्लीकट्टू की,
ये इललिजिटिमेट है। लेकिन हुआ क्या, जब इतना ज्यादा लोगों के, क्योंकि लोगों के रिलीजियसली सेंटीमेंट हैं, कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते हुए देखने को यह मिला कि तमिलनाडु की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है और उसके बाद इस स्पोर्ट्स को लेजिटिमेट करार देती है। ठीक है, अभी पहले देखो थोड़ी सी चीज जानो, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट दिया गया है लेकिन एनिमल्स को नहीं दिया गया है। एनिमल्स के राइट जो है ना आपको फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में दिखते हैं, पर आपको एक डिफरेंस पता है ना, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, मतलब अगर कोई उसको वायलेट करता है आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो है या फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये इनफोर्सिएबल नहीं होती हैं, ये मतलब कंपल्सर नहीं होता है इसको फॉलो करने का। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21 ये अभी तक तो जो है ना ये ह्यूमंस की बात करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए डीपीएसपी एंड एफडी में आपको मिलता है, ये मैंने आपको बताया है, बट ये अनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन है। अब ये सारा मामला जो है ना वो इस एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। हमारे देश में एक एक्ट लाया था हमारी सरकार ने जिसका नाम था पीसीए एक्ट 1960। इसके अंदर एनिमल्स के ऊपर होने वाले जुल्मों को कम करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए थे, लेकिन देयर वर सम एग्जेम्पशंस। पहला एग्जेम्पशन है कि भाई कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे आप फ्रॉक्स के ऊपर देखते हो, रैट के ऊपर देखते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि ए नागराजन जो केस था, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जहां पे जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस को इलीगल बताया गया था, उसमें ये बोला था कि भैया ये जो प्रैक्टिस है दिस इज फॉरबिडन बाय द पीसीए एक्ट। और इवन कोर्ट यहां तक गई थी कि भैया जो 21 है अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एनवायरमेंट एंड एनिमल्स पे भी आएगी, जो हमारा आर्टिकल 21 है। फिर क्या हुआ 2017 में, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा था ना 2017 का केस, तो केस पहले का था 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था इस पीसीए एक्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर मामले से आपकी जल्लीकट्टू जो है वो एग्जेम्प्टेड है, या फिर इस पीसीए एक्ट से जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको मैं एक बार बता दूं कि इन देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाला जो मैटर था ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में था, मतलब कि स्टेट सरकार भी इस पे लॉस बना सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे डिटेल बता देता हूं। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर्स टू मेक ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि एंट्री 17 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई बाद में जो है प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया था, और 2017 के बाद ये प्रैक्टिस जो है वापस से तमिलनाडु में शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके बाद ए नागराजन केस जो है उसमें मैंने आपको बताया, कहा कि भाई डीपीएसपी 51 आर्टिकल सब क्लॉज जी इसका वायलेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है। कोर्ट ने इवन ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 एनवायरमेंट की बात करता है तो उसमें एनिमल भी आ जाते हैं, यहां तक बात चली गई थी। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि भाई जैसे राइट टू लाइफ ह्यूमन को है तो वैसे ही राइट टू लाइफ जो है वो एनिमल्स को भी मिलेगी, ये बात यहां पे ध्यान रखने वाली है। अब